लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से हैं। जर्मनी ने रूस से खतरे को देखते हुए इसराइल से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का ऐलान किया है। इस बाबत जर्मन रक्षा मंत्रालय, बजट कमेटी और जर्मन रक्षा समिति ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। ये इसराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जो लंबी दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसराइल का दावा है कि एरो 3 परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। जर्मनी और इसराइल के बीच हुई इस डील की कीमत लगभग $4.3 बिलियन है। भारतीय रुपये में यह राशि 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जर्मनी के साथ एरो 3 सौदे को इसराइल के इतिहास में सबसे बड़ी रक्षा बिक्री बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मन बुंडेसटैग और बजट समिति ने खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के लिए $610 मिलियन के अग्रिम भुगतान जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। जर्मनी ने एरो 3 सिस्टम के अधिग्रहण का फैसला यूक्रेन में रूस के आक्रमण को देखते हुए किया है। जर्मनी चाहता है कि वो अपनी हवाई सुरक्षा को ज़्यादा मजबूत करे, ताकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट कर जरूरत पड़ने पर मार गिराया जा सके। पश्चिमी देशों में अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश के पास मजबूत और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसे में जर्मनी ने इसराइल के एरो 3 को चुना। एरो 3 जर्मन एयर डिफेंस में सबसे भारी क्षेत्र को संभालेगा। वहीं मध्यम क्षेत्र की सुरक्षा अमेरिकी कंपनी रेथेन की बनाई गई पेट्रियट एयर डिफेंस और IST सिस्टम के जिम्मे होगा। एरो 3 इंटरसेप्टर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने देश की सुरक्षा के लिए €100 बिलियन का एक स्पेशल डिफेंस फंड का ऐलान किया था। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। सरकार भले ही इससे इनकार करे, लेकिन हकीकत का अंदाज़ा उन्हें भी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो पिछले साल विदेशी कर्ज न चुका पाने के चलते डिफ़ॉल्ट हो गया था। तमाम कोशिशों और लंबी बातचीत के बाद भी पाकिस्तान और IMF के बीच कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसके नेताओं की IMF के प्रति झुंझलाहट सामने आने लगी है। इसाक डार ने गुरुवार को वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति की एक बैठक में कहा, हम IMF की हर बात नहीं मान सकते। वे चाहते हैं कि हम श्रीलंका बन जाएं, डिफ़ॉल्ट हो जाएं या फिर बातचीत करें। डार का यह बयान IMF की ओर से पाकिस्तान के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की आलोचना के बाद आया है। डार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भू राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, फिर IMF के साथ बात करें। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास बामुश्किल 1 महीने के आयात को कवर करने के लिए मुद्रा भंडार बचा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि $1.1 अरब की धनराशि नवंबर में आ जाएगी, लेकिन IMF ने अधिक भुगतान से पहले पाकिस्तान पर कई कठोर शर्तें लाद दी। मीटिंग में डार ने कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, हमारे राष्ट्रीय हित है। IMF के कहने पर हम युवाओं को IT सेक्टर में मिलने वाली छूट को रोक नहीं सकते हैं। पाक वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि IMF के साथ बातचीत फेल नहीं हुई है। उन्होंने दोहराया कि इस महीने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर साइन कर लिए जाएंगे। डार के मुताबिक सब कुछ व्यवस्थित है और सभी इंतजाम हो चुके हैं। इससे पहले इशाक डार ने कहा था कि अगर IMF के साथ बात नहीं बनती है तो सरकार प्लान B पर काम करेगी। हालांकि उन्हें इस प्लान B के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलकर बात करने से इनकार किया था। आइए अब हम तालिबान के बारे में कुछ बात कर लें। तालिबान के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक मंच पर नजर आए हैं। दोनों देशों ने हाल ही में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित एक शांति सम्मेलन में शिरकत की है। इस शांति सम्मेलन को नॉर्वे की सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए आयोजित किया था। इस दौरान तालिबान के प्रतिनिधियों ने अलग से भारत और पाकिस्तान के विशेष दूतों से मुलाकात भी की। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने तालिबान के साथ ओस्लो में वार्ता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अगस्त 2021 में काबुल पर नियंत्रण करने के बाद से ही तालिबान खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने के लिए प्रयासरत है। हालांकि किसी भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई सरकार को मान्यता नहीं दी है। द हिंदू के अनुसार नॉर्वे ने अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए एक शांति सम्मेलन का आयोजित किया था। पहली बार भारत और पाकिस्तान को तालिबान को लेकर वार्ता के लिए किसी पश्चिमी देश में आमंत्रित किया गया था। हालांकि ये दोनों देश रूस के मॉस्को प्रारूप और कतर के दोहा प्रारूप में शामिल रहे हैं। नॉर्वेजियन विदेश मंत्री एनी केन ह्यूटफेल्ट ने इस सम्मेलन पर कहा कि अफगानिस्तान को अलग थलग करना अफगान लोगों को और हमारे लिए दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह अफगान लोगों के लिए स्थिति को और ख़राब कर सकता है। इससे देश में IS, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूह का निर्माण हो सकता है। अफगानिस्तान के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि ओस्लो फोरम में तालिबान का शीर्ष नेतृत्व हिस्सा ले रहा है। इस दौरान वे अफगानिस्तान की प्रमुख चुनौतियों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान मानवीय संकट का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान में भोजन की भारी कमी है। तालिबान ने अपने वादों
के उलट महिलाओं को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी कर रहे हैं। इस कारण दुनिया भर के देश तालिबान की आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि तालिबान अपने फैसलों पर दृढ़ता से खड़ा है। रिपोर्ट में बताया कि ओस्लो में तालिबान के साथ हुई बैठक को भारतीय विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि समझा जा रहा है कि तालिबान के साथ बैठक के दौरान भारत ने इस हफ्ते ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजे जाने वाले 20,000 टन गेहूं की नवीनतम खेप पर चर्चा की। भारत ने चुनौतियों के बावजूद जून 2022 में काबुल में अपने मिशन को दोबारा खोल दिया था। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता और विकास कार्यों की देखरेख के लिए काबुल में एक तकनीकी टीम को भी तैनात किया है। आइए अब हम अमेरिका पर साइबर अटैक के बारे में बात कर ले। अमेरिका की कई संघीय एजेंसियों पर साइबर हमले की खबर है। हैकर्स ने फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए संघीय एजेंसियों को हैक किया है। अमेरिका की साइबर वॉचडॉग एजेंसी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA ने यह खुलासा किया है। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन और कई अन्य देशों के सिस्टम भी मूविट ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर में सेंधमाई से प्रभावित हुए हैं। दरअसल मूविट ट्रांसफ़र के डेवलपर्स प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर ने बीते माह ही सुरक्षा में गड़बड़ी का खुलासा किया था। इसके बाद से हैकिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। CISA के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्टर एरिक गोल्डस्टेन ने बयान जारी कर बताया कि यह फिलहाल वह यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हैकिंग से कितना नुकसान हुआ है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने अमेरिकी संघीय एजेंसियों को हुए नुकसान का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि ब्रिटिश ऊर्जा दिग्गज कंपनी शेल, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस हेल्थ सिस्टम, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी सिस्टम पर भी हैकर्स ने हमला किया है। शेल कंपनी की प्रवक्ता एना एरेटा ने बताया कि मूविट ट्रांसफ़र हमारी कंपनी के कुछ ही कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। शेल कंपनी के मुख्य IT सिस्टम पर इस साइबर हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का नेटवर्क इस साइबर हमले से प्रभावित हुआ है। वहीं यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ जॉर्जिया ने बताया कि वह साइबर हमले से हुए नुकसान का फिलहाल आकलन कर रहे हैं। बीते हफ्ते ही ब्रिटेन टेलीकॉम रेगुलेटर ब्रिटिश एयरवेज, BBC, ड्रग स्टोर चेन बूट्स पर भी साइबर हमला हुआ था। बता दें कि मूवी ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर आमतौर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि वह संघीय एजेंसियों के संपर्क में हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आइए अब हम नेहरू मेमोरियल के बारे में बात कर लें। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को PM मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि नाम से बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लग गई थी। राजनाथ सिंह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के उपाध्यक्ष हैं, वहीं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान जी, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर समेत 29 सदस्य इस सोसाइटी में शामिल है। एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा तीन मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ के जाने के बाद 1914 में तीन मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रहे, यहीं पर उन्हें अंतिम सांस ली। इसके बाद इस तीन मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। अब केंद्र सरकार इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर PM म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखते हुए कहा है कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। बीते 59 सालों से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वैश्विक बौद्धिकता का अहम स्थान और किताबों का खजाना रहा है। PM मोदी भारतीय राष्ट्रीय राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। असुरक्षाओं के बोझ तले दबे एक छोटे कद के व्यक्ति शंभू विश्वगुरु हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2016 में PM मोदी ने प्रस्ताव रखा था कि तीन मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। उसी साल 25 नवंबर को NMML की 162वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बीते साल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया गया था। वहीं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस स्वीकार करने में असमर्थ है कि एक वंश से परे भी नेता हैं। ये राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक के बाद एक ट्वीट में नड्डा ने लिखा, राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण एक साधारण तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थता की एक वंश से परे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की सेवा और निर्माण किया है। प्रत्येक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में सम्मान दिया गया है। नेहरू के सेक्शन को हटाया नहीं गया है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है, लेकिन कांग्रेस के पास इसे महसूस करने के लिए दृष्टि की कमी है। नड्डा ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण विडंबनापूर्ण है, क्योंकि पार्टी का एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्री की विरासत को मिटाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके केवल एक ही परिवार की विरासत बची रहे। नड्डा ने कहा, भारत पर 50 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी के लिए उसकी तुच्छता वास्तव में दुखद है। यह भी कारण है कि लोग उन्हें खारिज कर रहे हैं।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।